हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आप सबसे वादा किया था कि मैं 12 फरवरी से ज्योग्राफी पर नॉट ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ाना स्टार्ट करूँगी 6 to 12th क्लास। ऑल एनसीईआरटी मैं कवर करूँगी। वो ऑल स्टूडेंट के लिए होगा क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं मैक्सिमम टीचर्स एनसीईआरटी ही कवर करवाते हैं। हाँ, उनका अपना भी उसमें ऐड होता है और अपना एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, बट यस बहुत सारे कोचिंग्स और बहुत सारे संस्थान और पैसे लेके एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, जबकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी तो हर किसी को, हाँ जो ये ज़रूर है कि उनकी कॉस्ट ये होती है क्योंकि एनसीईआरटी हर जगह अवेलेबल नहीं होती। मेरा भी यही पर्पज़ है कि जिन बच्चों तक, जिन स्टूडेंट्स तक एनसीईआरटी बुक्स नहीं अवेलेबल, हाँ आज के टाइम में भी जहाँ इंटरनेट पहुँच गया लेकिन एनसीईआरटी बुक्स आज भी अवेलेबल नहीं होती हैं, सो उनके लिए है ये वीडियोस। और मैं 6 to 12th क्लास की ऑल एनसीईआरटी कवर करूँगी, वो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए और भी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो मैं इसीलिए शुरू कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ाना चाहती हूँ, और ज्योग्राफी सबसे पहले पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के नहीं होते तो उनको मैपिंग वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती है, और ज्योग्राफी नहीं पता होती तो उन्हें लोकेशंस भी नहीं पता होती। दोस्तों, अगर हम ज्योग्राफी को थ्रू मैप पढ़ें तो हमारी आधी ज्योग्राफी ऐसे ही कंप्लीट हो जाती है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज ज्योग्राफी 6th क्लास की एनसीईआरटी एंड ज्योग्राफी की, और धीरे धीरे करते करते हम सारी ज्योग्राफी कंप्लीट करूँगी, और मैं चैप्टर वाइज इसको अपलोड भी करूँगी ताकि आप सबको दिक्कत ना हो। ज्योग्राफी पढ़ने से हम हर सब्जेक्ट से कनेक्ट हो पाते हैं, चाहे हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, आईआर पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, हमें लोकेशंस की जानकारी होगी तो हम उस चीज़ को विजुअलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा ज्योग्राफी स्टार्ट करने का बस यही मकसद है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं 6th क्लास भूगोल के एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं, और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लोगों को शेयर भी करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइए, बहुत कुछ आगे आने वाला है, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल में दोस्तों पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, प्लूटो, अरुण अब ग्रह में नहीं है, नेपच्यून, प्लूटो ये सबसे छोटा ग्रह है। तो हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में, जो हमारे सौरमंडल का सबसे पहला ग्रह जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी। तो आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं और कुछ करके सीखें। दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी में दिया जाता है इसको आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये एक विज़न होता है बच्चों के दिमाग में, जो चलता है वो चीज़ें ये इसमें बताते हैं बॉक्स के थ्रू। इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि इस चीज़ को ना वो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसमें वो क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं, आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज़, पेंसिल तथा एक सुई। कागज़ के मध्य में टॉर्च को एक इस प्रकार रखें कि एक मिनट दोस्तों, मैं पेन ले लेती हूँ, यही ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कागज़ के माध्यम से टॉर्च को इस प्रकार रखें कि कांच कागज़ से सटा रहे। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें। कागज़ पर वृत्त के क्षेत्र से सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज़ को लपेट रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज़ के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे।
आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। दोस्तों, आप इसका मतलब समझ पाए या नहीं मुझे नहीं पता, बट इसका बस एक ही मकसद था। ये प्रकाश के बारे में हमें कुछ समझाना चाह रही थी कि अगर हम एक टार्च पे कागज़ बांधे और उसमें छेद हो, और जब हम टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश जो है हमारी दीवार पे बिंदी बिंदी करके हमें दिखेगा, और वो प्रकाश हमें दिखेगा उस तरीके से, गोलाई में दिखेगा, और जिस भी आकार में आप बांधोगे वो उससे कोई मतलब नहीं होगा, और जितना छेद होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रकाश दीवार पर दिखेगा। और ये हम बचपन में तो शायद नहीं किए होंगे, बट अच्छा लगता है ये करना, बच्चों के खुराफाती दिमाग में चलता है। और अगर आपने कभी किया होगा तो अपना एक्सपीरियंस बताना। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको, चैप्टर को। सूर्यास्त। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। दोस्तों, ज्योग्राफी ना फील करके पढ़िए। आपके आसपास कोई तालाब हो आपके, और ज्योग्राफी पढ़ने की चीज़ कम है, समझने की ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को रिलेट करती है। और हम ज्योग्राफी वही है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं। ऑल ऑफ इज़ ज्योग्राफी। आपके आसपास जो है वो सब ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही आता है। बस आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है और फील करके ज्योग्राफी पढ़िए, ठीक है, स्ट्रेस लेके नहीं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना। आकाश हमारे ऊपर, पृथ्वी हमारे पैर के नीचे। सो बोर नहीं होना ज्योग्राफी पढ़ने से। ज्योग्राफी आप पढ़ो मन से तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान के में पहले 1-2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश हीरे से जड़े हों। हमने इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के सामने चमकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है। दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा को, सिर्फ चंद्रमा को एक बार पूर्ण स्थिति में पूरा गोला दिखाई पड़ेगा आपको। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या इसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। दोस्तों, हम इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते, बट हमारे यहाँ जो हमारे दादी नानी होते हैं उनको वो बिना पढ़े लिखे भी इन चीज़ों को बता देते हैं, कब पूर्णिमा होता है, कब अमावस्या होता है। दोस्तों, ये मैं आज तक नहीं समझ पाती वो अपने आप कैसे जान जाते थे। हाँ, एक्सपीरियंस होता है, बट मैं सोचती थी इनको कैसे पता चल जाता है। पूर्णिमा कहते हैं, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? आपने कभी सोचा है क्यों नहीं देख पाते हैं? बताइए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अधिक प्रकाश, एक मिनट, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है उनसे भी तेज होता है।
सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इस पॉइंट पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली ये सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। दोस्तों ये सारे पॉइंट ही याद रखना है, यही सब आपके एग्जाम में आते हैं। फैक्चुअली स्टेटमेंट बेस्ड यही से बनते हैं क्वेश्चन। आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, उसमें लिख देगा वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं जो आसमान में चमकती हैं रात के समय। तो या तो इसकी लैंग्वेज चेंज कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बना देता है। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं तथा गर्म होते हैं। बड़े आकार, देखिए इसमें दिया है ना, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। और ये भी क्वेश्चन दे देगा कि खगोलीय पिंड कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं या गर्म होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। तो इसमें आप क्या होगा, कुछ खगोलीय पिंड तो बड़े होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो खगोलीय पिंड होते हैं सूर्य, चंद्रमा और तारे, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। दोस्तों इस पे फोकस करिएगा कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर ये कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें एक पिक्चर के थ्रू समझाया गया है। देखो इसी को बोलते हैं विजुअलाइज करना। ये देखिए, तारे हैं, पश्चिम, उत्तर, पूर्व संकेतक तारे। ये ध्रुव तारा होता है। इसे माना जाता है कि ये हमेशा उत्तर की ओर होता है। कि पहले के लोग इस तारे को देखकर बता देते थे कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। तो ये हमें दिशा सूचक तारा भी कहा जाता है इसको। चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं और पढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही एक मिनट, रात के समय, इसको थोड़ा और जूम करती हूँ। दोस्तों वीडियो में हमें एक फ़ायदा होता है कि जब हम वीडियो से पढ़ते हैं ना, हमारा दिमाग भटकता नहीं। और जितना जूम करके आप पढ़ो, जितने बड़े अक्षरों को आप देखोगे आँखों से, वो हमें उतना ही याद होते हैं और कुछ समय तक हमारे दिमाग में रहते हैं। और हम एक दो बार उसको रिवाइज़ करें तो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। और रिवीजन से ही चीज़ें होती हैं। जो लोग कहते हैं टॉपर्स बन जाते हैं, तो वो ऐसे ही बनते हैं, चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करके। तो आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण दोस्तों हम समझ नहीं पाते तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं और सूर्य हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। तो यही रीज़न है कि हम उनसे बहुत दूर हैं और सूर्य हमारे पास होता है। इतना पास नहीं होता, बट तारा और सूर्य की तुलना में तारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती। अब
इमेजिन करेंगे, आप 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग पे जाओ, फिर आप नीचे देखो तो आपको देखेगा कि जो वस्तुएं हैं, इंसान हैं, वो हमें बहुत छोटे दिखाई देने लगते हैं। तो आप वैसे ही विजुलाइज कर सकते हो कि इसीलिए हमें तारे छोटे दिखाई देते हैं और सूर्य बड़ा दिखाई देता है। देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। आप नीचे से देखोगे तो ऊपर की वस्तुएं छोटी दिखाई देंगी, उसी तरह ऊपर से देखोगे तो नीचे की वस्तुएं छोटी दिखाई देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात्रि में आसमान की कुछ की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। दोस्तों, इसमें इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये ठीक है। रात्रि के में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को देख सकते हैं। दोस्तों, आप ध्यान देंगे, अगर आप छत पे लेटे होंगे और आपको तारे दिखाई दे रहे होंगे तो हम कभी कभी हम बचपन में ऐसा करते थे, तारों को जोड़ जोड़ के एक अपने ही माइंड में एक व्यू बनाते थे कि हम ये जोड़ रहे हैं तो ये बन रहा है। कभी हल दिखता है, कभी घोड़ा दिखता है, अगर हम उन तारों को एक दूसरे से कनेक्ट करें तो ऐसे हमारी लाइफ भी होती है। दोस्तों, हम जो कुछ भी अपने लाइफ में सीखते हैं ना, वो डॉट 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 करके कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे, कहीं ना कहीं वो आपको ज़रूर काम आता है। देख सकते हैं। तो ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जब हम आकृतियों को जोड़ जोड़ के एक आकृति की तरह देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इसमें ये विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, इसे नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल। ये अर्सा मंडल, दोस्तों ये एग्जाम में ऐसा दे देगा, ये लिख देगा अर्सा मंडल क्या है। तो अर्सा मेजर या बिग बियर, इसको बिग बियर अब ऐसे दे देगा बिग बियर, और ऑप्शन में देगा ये एक तितली है, एक पशु है, एक जानवर है, किसी भी जानवर का दे देगा, एक तितली है, कुछ भी देगा। तो अगर आप इसको नहीं जानते रहोगे तो गलत कर दोगे। तो अर्सा मेजर, देखिए इसके दो नाम हैं, या तो अर्सा मेजर दे देगा या तो बिग बियर। इस प्रकार एक नक्षत्र मंडल है, और यह क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। ये एक नक्षत्र मंडल है। इसी प्रकार एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। दोस्तों, सप्तऋषि, ये एक नक्षत्र मंडल का नाम दिया गया है सप्तऋषि। सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आप अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। ठीक है दोस्तों, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, जरूरी है पड़ोसी और बड़े व्यक्ति को। आप खुद भी रात के समय आप आसमान में देख सकते हैं। हाँ, आप अगर नहीं समझते होंगे तो बड़ों से पूछेंगे तो वो बता सकते हैं। हालांकि बहुत सारे बड़े लोग भी नहीं जानते हैं, कहने के लिए होता है कि बड़े सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें शायद इस चित्र में यही अर्सा मेजर बिग बियर का जिक्र किया गया है। ये देखिए, ये 7 तारे हैं, ये 7 तारे हैं, ये इन्हीं को सप्तऋषि बोला जाता है। ये देखिए, इसी के बारे में बताया गया है, इसी को सप्तऋषि बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पहले के लोग तारों के अकॉर्डिंग दिशा निर्धारित करते थे। देखिए, इसमें वही दिया है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है।
यह आसमान में एक स्थान पे ही रहता है। यह सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ये जो कि ऊपर वाले चित्र में दिया गया, आप देखे भी होंगे। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हैं हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते। कुछ देखिए खगोलीय पिंडों की बात कही गई है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई कहते हैं, शब्द से बना है जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी भी दोस्तों एक ग्रह ही है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ऊष्मा देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी जो है ये ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे सारे ग्रह दिए गए हैं और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, तो आप इसको देखिए। ग्रह, पहले आइए काउंट करते हैं हमारे कुल कितने ग्रह हैं। तो सबसे पास, बुध के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ये होगा बुध, फिर शुक्र, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर ये है क्षुद्र ग्रह है, फिर बृहस्पति है। इसे क्यूपियर बेल्ट भी बोलते हैं। एक मिनट, ये जुपिटर है, शनि है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मंगल, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून। देखिए दोस्तों, इनकी दूरी आप देख लीजिए, कितने सूर्य से कितनी दूरी है। 108 नहीं, इसका देखते हैं। मरकरी 98, 108, पृथ्वी 150, मंगल 228, बृहस्पति 778, 2869, सैटर्न 1427। तो आप इसको देख सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसमें जो है वो सॉरी दोस्तों, थोड़ा वीडियो बैक हो गई थी। हाँ, ये हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वो ये है। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, तो आइए हम इस पर फोकस करते हैं। इसमें देखिए, जितने भी हमारे ग्रह दिए गए हैं उनके बारे में ये फैक्ट दिए गए हैं। बुध के बारे में यहाँ बात की गई है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 28 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिनों में करता है। बुध। शुक्र के चारों ओर शुक्र सूर्य के चारों ओर एक, दोस्तों ये इसमें जो दिया गया था वो परिक्रमा के दिन थे कि कितनी दिन में वो सूर्य का चारों चक्कर लगाते हैं, ना कि वो दूरी बताया था। ठीक है,
तो इसमें दिया सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में 255 दिन लगते हैं शुक्र को। बुध को 28 दिन लगते हैं, और बुध जो है अपने अक्ष पे घूमता है 59 दिन। पृथ्वी सूर्य के ओर एक परिक्रमण 365 दिनों में करती है। अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। चंद्रमा की संख्या 1 है। अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन लगता है उसको। और दोस्तों जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसको परिक्रमण कहते हैं, लेकिन जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं। मंगल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में उसको 687 दिन लगते हैं, जबकि अपने अक्ष पर वह 1 दिन में घूमता है। चंद्रमा की संख्या 2 है। इस पे मंगल के 2 चंद्रमा होते हैं। सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं। अंतरिक्ष, देखिए जो चंद्रमा की संख्या दी गई है ना, जैसे हम प्राकृतिक रूप से भेजते हैं, ये चंद्रमा की संख्या दी गई, जैसे पृथ्वी पर 1 है और मंगल पर 2 हैं। आंतरिक ग्रह में सूर्य नज़दीक है। और दोस्तों ये भी दिया है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया है आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो आंतरिक ग्रह ये होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये क्षुद्र ग्रह का जो बेल्ट है, ये जो अंदर है उसको आंतरिक ग्रह बोला जाता है, ठीक है। और जो क्षुद्र ग्रह के इधर है, ये दिखाते हैं आपको पिक्चर में, ये देखिए ये क्षुद्र ग्रह है, जो इसके अंदर के जो ग्रह हैं, ये अंदर के जितने भी ग्रह हैं इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। जो इसके बाहर हैं ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा जूम करती हूँ। तो ये दिया है बाह्य ग्रह, सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों में बने हैं। तो इसमें है पृथ्वी। आइए इसके बारे में देखते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने 12 दिन में करती है। सूर्य का ये परिक्रमण, ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाना होता है, ये 11 साल 11 महीने 12 साल, लगभग 12 साल में एक चक्कर लगाती है सूर्य का, जो जुपिटर होता है, बृहस्पति होता है। अपने अक्ष पर घूमने में इसको 9 घंटे 56 मिनट 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या 16 है इस पे। शनि के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने। अपने दोस्तों सबसे ज़्यादा समय आई थिंक इसी में लगता है, शनि को सबसे ज़्यादा समय लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, 29 साल 5 महीने अपने अक्ष पर घूर्णन करना। 10 घंटे 40 मिनट चंद्रमा की संख्या, अपने अक्ष पे वो 10 घंटे 40 मिनट में घूमता है। और चंद्रमा की संख्या यहाँ पे है 30। और यूरेनस, इसके बारे में पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84। दोस्तों हमको तो लग रहा था कि शनि ही ज़्यादा समय लगाता है, लेकिन यहाँ पे तो यूरेनस को 84 साल लगते हैं। और अपने अक्ष पे घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। और यहाँ चंद्रमा की संख्या है 17। नेपच्यून, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 164 साल लगते हैं। ये हमारा लास्ट का ग्रह है नेपच्यून। आज के बाद तो हम जान गए होंगे कि आज के बाद से आप समझ जाएंगे कि हमारे ग्रह कितने हैं। वो 8 हैं दोस्तों। पहले 9 बोला जाता था जिसमें प्लूटो था, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। तो अब हमारे जो ग्रह हैं सिर्फ 8 हैं, क्योंकि वो जो प्लूटो था वो ग्रह के जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल नहीं करता है। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या 8 है। तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या किसके पास है? आइए देखते हैं। सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या शनि के पास है। कुल चंद्रमा की संख्या है 30। मंगल के पास 2 है, पृथ्वी के पास 1 है, बृहस्पति के पास 16 हैं, यूरेनस के पास 17 हैं। सबसे ज़्यादा
शनि के पास है सबसे अधिक। चलिए, ये आंतरिक और बाह्य आप आई थिंक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक और सॉरी पता नहीं क्यों दोस्तों ये बैक हो जाता है बार बार, मुझे समझ में नहीं आता। ये टेक्निकल एरर है आई थिंक, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। मेरे पास अभी जो भी साधन है मैं उसी से वीडियो बना रही हूँ। आई होप आगे चल के मेरे पास और भी सुविधाएं उपलब्ध हों तो मैं ये इंटरप्शन ना हो। मेरे पास अभी लिमिटेड रिसोर्स है, मैं उसी में वीडियो बना रही हूँ। अभी मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है। तो चलिए जो है वहीं से शुरू करते हैं। क्या अब इसको देखते हैं दोस्तों, ये ज़रूर पढ़ा करिए। ये एक होता है समझ, ये हमें समझाना क्या चाहते हैं। एक्चुअली ये बच्चों के लिए है बुक, तो फिर भी पढ़ना चाहिए, अच्छा होता है, कुछ चीज़ें ताज़ा हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। देखिए हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं में लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में एक और अधिक जानकारी लें। तो ये है जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोआइडिया। तो लॉजी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्रिया का पृथ्वी का मापन, जियोआइडियाज पृथ्वी के आकार के अनुरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें जो है एक एक ग्रह के बारे में बताया गया है और इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पेपर में, परीक्षाओं में यहीं से पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। देखिए जो चंद्रमा है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं, वो शनि के पास हैं, कुल 30 हैं, ठीक है। और बृहस्पति के बाद 16 हैं, मंगल के पास 2 हैं, पृथ्वी के पास 1 है चंद्रमा, और शनि के पास 17 हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, हमारी पृथ्वी के समान। थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है, जिसके इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए सूर्य के बारे में अब पढ़ते हैं। पूरा डिटेल दिया गया है, हर ग्रह के बारे में डिटेल दिया गया है। तो हम आइए इसको शुरू करते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य वो है जो केंद्र में है, बाकी सब उसका चक्कर लगाते हैं। आप इसको अच्छे से समझिए। सूर्य
के चारों ओर चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। दोस्तों, यही प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी पर जो पड़ती है, इसी से हम लाभान्वित होते हैं, हमारा पर्यावरण लाभान्वित होता है। तो सूर्य हमारे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इससे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये फैक्ट दोस्तों याद रखने के लिए है। कितने ग्रह हैं? 8 हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसमें देखिए एक याद करने का ट्रिक भी दिया गया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस न्यूट्स। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। देखिए, एम का मतलब मंगल, वीनस, अर्थ, अर्थ के बाद क्या था? मंगल, बुध, यस, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। दोस्तों, जो ये ऐसे फैला हुआ है, ये सूर्य हो गया, और बाकी सारे जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर ऐसे इस अवस्था में घूमते हैं। ये इनकी कक्षा है, ऐसे घूमते हैं, तो ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अपनी कक्षा से सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य का एक चक्कर यह 88 दिनों में लगाता है, जैसे पृथ्वी 365 दिनों में लगाती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना। दोस्तों, ये फैक्ट एकदम याद रखने वाला है, यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक, आगे चलते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। अभी मैंने आपको बताया प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। ये प्लूटो एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 तक प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। प्लूटो को बौना ग्रह कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आइए इसको पढ़ते हैं क्या दिया है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति दोस्तों ये बता रही है
कि प्रकाश की गति इतनी फास्ट होती 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश, ये क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये याद रखिएगा 8 मिनट का समय लगता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में, हमारी प्यारी पृथ्वी। तो क्या दिया हुआ है हमारी पृथ्वी के बारे में। दोस्तों मैं इससे बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्यों इंटरप्टेड हो जाती है वीडियो, सॉरी इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, क्यों बैक हो रही है, इससे मुझे भी प्रॉब्लम होती है, बट क्या कर सकते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी की तारीफ की जा रही है, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए और बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यही बार बार रिपीट होते हैं। अदल बदल के अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन बनते हैं और इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। दोस्तों जीवन के लिए जो आवश्यक अनुकूल परिस्थितियां वो सिर्फ पृथ्वी पे पाई जाती हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी पर आज इतनी जनसंख्या ज़्यादा हो गई है कि अब अदर प्लैनेट पे भी यह परिस्थितियां खोजी जा रही हैं। तभी अलग अलग सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं कि हम कहीं और भी अपना आवास बना सकते हैं, कहीं और भी यहाँ की पॉपुलेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसीलिए अलग अलग ग्रहों पे, जैसे मंगल पे खोजा जा रहा है कि कहीं भी क्या जीवन की रहने लायक स्थितियाँ बन सकती हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं हम मंगल पे जा पाते हैं कि नहीं, तब तक जिंदा रहते हैं या नहीं, देखते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं। देखिए दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक ग्रह होने के लिए इसमें क्या क्या अनुकूल परिस्थितियां होती हैं वो इसमें डिफाइन किया गया है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक यही डिफाइन किया गया है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः है केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। देखिए क्या क्या होता है एक मनुष्य के जीवन, मनुष्य की एक अनुकूल परिस्थिति क्या होती है एक जीवन के लिए। जरूरी नहीं है वो मनुष्य का हो, पशु पक्षी भी हो सकते हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। सबसे ज़्यादा जीवन के लिए क्या ज़रूरी है? अगर एक इंसान प्यासा होता है तब उसे प्यास का महत्व पता होता है, पानी का महत्व पता होता है। तो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो पानी है। उसके बाद पानी, वायु, खाना, घर, उसके बाद ही पद प्रतिष्ठा सब कुछ आता है। पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। दोस्तों हमारे पृथ्वी पर 78% जो है वो जल है, समुद्र है, ठीक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें भी छोटे छोटे जानकारियाँ दी गई हैं जो कि कहीं ना कहीं काम में आती हैं, कहीं कहीं मतलब हमें हमारी समझ को बढ़ाती हैं बस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे। 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? आप इसे पता करो और कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ठीक है। आप इन छोटे छोटे क्वेश्चनों के जब जवाब दोगे ना, आपको चीज़ें याद होंगी। आप जितना लिखोगे, जितना देखोगे, जितना पढ़ोगे, उतनी ही चीज़ें आपको रिपीट होंगी। जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार रिपीट करोगे, वही माइंड में रहता है, बाकी तो कुछ नहीं। आप इसको सर्च करो और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। ये आपका वर्क है, होमवर्क है। मैं डेली एक चैप्टर पढ़ाऊँगी और डेली वो होमवर्क दूँगी, आपको कंप्लीट करना होगा, आपको कमेंट करना होगा। इसको वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, तभी आपको चीज़ें याद होंगी।
आइए चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा की तारीफ़ की जा रही है, तो चंद्रमा की तारीफ़ में क्या लिखा गया है आइए हम लोग पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों से नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। देखिए इसमें उपग्रह के बारे में दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ेंगे तो ये मानव निर्मित जो उपग्रह हैं और प्राकृतिक उपग्रह के बारे में क्या अंतर है ये आपको पता चलेगा। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए पृथ्वी सूर्य के आगे चक्कर लगाती है और जो चंद्रमा है, जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, ये उपग्रह हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे प्राकृतिक उपग्रह हैं जो पृथ्वी से भेजे जाते हैं रॉकेट के थ्रू। अभी हमारा चंद्रयान गया है मंगल पे, जो साउथ पोल पे भेजा गया है, और यह दुनिया का सबसे पहला है हमारा चंद्रयान जो पृथ्वी चंद्रमा के साउथ पोल पे दक्षिणी ध्रुव पे भेजा गया है। हमारा देश पहला बना है, तो प्राउड करिए अपने देश पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इसको पढ़ते हैं। जीव एक एवं पौधे को जीवित रहने तथा दोस्तों जो मैं इसमें क्वेश्चन आपसे पूछूंगी उसका जवाब आपको देना है, तभी आपको एनसीईआरटी पढ़ने का कोई महत्व होगा। जब आप पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन का आंसर देते हो ना, वही चीज़ें आपको याद रहती हैं। इसलिए क्वेश्चन का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप चाहे कभी भी, आप भले मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप कभी भी देखो, कभी भी आप रिवाइज करो। आपको अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप कमेंट कर लेना ताकि आपको चीज़ें याद हो। ज़रूरत जाहिर सी बात है, अगर आप ये वीडियो पर आए हो तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ने आए होगे क्योंकि थंबनेल में एनसीईआरटी ही दिया है। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? बताओ, इसका आंसर आप दो। किन किन तत्वों की ज़रूरत होती है? एक मानव जीवन या पशु जीवन या किसी भी जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक? तो दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो वो अपलोड नहीं होती है और अपने आप ही 1 घंटे को होने के बाद वो अपने आप स्टॉप हो जाती है। तो इसका दूसरा पार्ट है। दोस्तों अभी मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, जिन भी रिसोर्सेज मैं बना रही हूँ मैं इतना ही मैं बना सकती हूँ 1 घंटे के अंदर। अगर नहीं बनाती हूँ तो वो अपने आप ही स्टॉप हो जाती है। तो आइए फर्स्ट चैप्टर का दूसरा पार्ट बना रही हूँ, तो मैं दूसरा पार्ट ही अपलोड करूँगी फर्स्ट चैप्टर के नाम से। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी का लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। यहाँ न पानी है और न वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाए हैं।
पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह के बारे में तारीफ की जा रही दोस्तों, पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह पे क्या क्या है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं पृथ्वी की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह, दोस्तों आप गूगल पर सर्च करिएगा क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में ही पूछा जाता है, क्षुद्र ग्रह के नाम से नहीं पूछा जाता। तो आप गूगल पे सर्च करिएगा क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। पृथ्वी की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। आइए उल्कापिंड की तारीफ सुनते हैं, क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। दोस्तों सूर्य के चारों ओर हमें दिखाई तो नहीं पड़ते ये, लेकिन ये चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे कहते हैं कि पृथ्वी से जैसे रॉकेट छोड़ा जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है कुछ टाइम के बाद, वैसे ही उल्कापिंड होते हैं। ये घूमते तो रहते हैं सूर्य के चारों तरफ, चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दोस्तों हम जो कभी कभी कहते हैं ना कि तारा टूट के गिरा है, वो तारा नहीं होता, हम विश मांगने लगते हैं, वो तारा नहीं होता है, वो यही उल्कापिंड होते हैं जो पृथ्वी के इसमें आकर और एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। देख लीजिए यही होते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। इट्स वेरी डेंजरस। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा, मिल्की वेव कहलाते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है, ठीक है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस पॉइंट को फिर से पढ़िए। क्या? ये देखिए, इसको फिर से पढ़िए। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाशगंगा में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकाश का नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों की। आइए आकाशगंगा का पहले चित्र देखते हैं। ये देखिए, ये है आकाशगंगा। इसमें क्या क्या है? करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। ये आकाशगंगा है। ये सौरमंडल का भाग है। आगे बढ़ते हैं। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड दोस्तों बहुत बड़ा है और अभी मतलब रिसर्चर्स ये बोले जाते हैं कि ब्रह्मांड बढ़ रहा है लगातार। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में
अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। करेक्ट। आइए हम इस ब्रह्मांड को थोड़ा देखते हैं क्या है। पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड के अंग हैं सब। आकाशगंगा, सौरमंडल, पृथ्वी। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो हमारा स्थान दोस्तों यहाँ पर है। आप अपना स्थान अब यहाँ पे कहाँ है वो लिख के बताइएगा, आप कहाँ पे हैं। मतलब इसका मतलब ये है आप पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी पर किस कॉन्टिनेंट में हैं? एशिया में हैं, यूरोप में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। किस कॉन्टिनेंट में हैं? यूरोप में हैं, दक्षिण अमेरिका में हैं, उत्तरी अमेरिका में हैं, ठीक है, या यूरेशिया में हैं, या अफ्रीका में हैं। और उसके बाद अपने देश का नाम लिखिएगा। किस देश में हैं? चीन में है, जापान में है, रशिया में है, यूएसए में है, या भारत में है। भारत में है तो कहाँ है? किस राज्य में है, किस जिले में है? ये आपका होमवर्क है, आप वो लिख के बताइएगा। तो दोस्तों पहले चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप इसके आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर जितना आप आंसर देंगे उतना ही आपको याद होगा। तो आंसर है, बस ज़्यादा नहीं, बस एक एक लाइन का आंसर देना है। ग्रह और तारे में क्या अंतर है आपको लिखना है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? या तो दोस्तों आप एक पेपर कॉपी पे लिख लीजिएगा। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। एटलीस्ट इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कौन सा होगा वो आप चूज करिएगा, ठीक। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन 1 करके क्वेश्चन 2 करके आप इसका उत्तर देंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, इसलिए अब ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। कल मैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाऊंगी और कंटिन्यू मैं वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मेरे पास जितने रिसोर्स हैं मैं उसी में बना रही हूँ। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।